गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे जैसा हम पहले कर रहे थे अमेरिका के संविधान का ही ये नेक्स्ट टॉपिक है, अमेरिकी राष्ट्रपति। आज हम करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति का पद, अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव, अमेरिकी राष्ट्रपति पद की कितनी अवधि है, राष्ट्रपति का वेतन और सुविधाएं, विशेषाधिकार और राष्ट्रपति का उत्तराधिकार और पद से हटाने की प्रक्रिया, ये हम आज के लेक्चर में करेंगे। और पीछे हमने अमेरिकी संविधान की विशेषताओं को पढ़ा और इसके साथ ही शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन को पढ़ा। इसके साथ ही हमने संघीय व्यवस्था को पढ़ा और अब हम अमेरिकी संविधान, जो कि हमारी सेकंड यूनिट है, उसका नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति। यानी अमेरिका में क्या है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या है कि कार्यपालिका के दो प्रधान नहीं होते, जैसा कि संसदात्मक प्रणाली में होता है नाम मात्र का और वास्तविक। लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली यानी मोंटेस्क्यू के संविधान निर्माता शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से प्रभावित थे और उन्होंने अपने संविधान में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया और शक्ति पृथक्करण में अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया, जिसमें क्या है, कार्यपालिका के दो प्रधान नहीं होते, नाम मात्र का और वास्तविक। इसमें यानी अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका का एक ही प्रधान होता है और वो होता है राष्ट्रपति। और अमेरिका का राष्ट्रपति सबसे शक्तिशाली संवैधानिक पद है। तो हम शुरू करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। यानी पहले अमेरिकी राष्ट्रपति की भूमिका में हम यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के महत्व और उनकी शक्तियों के बारे में बताएंगे। यानी उन शक्तिशाली व्यक्तियों, यानी उनका नाम जैसे जेफरसन, जैक्सन, लिंकन, विल्सन और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने, जिन्होंने इस पद को यानी राष्ट्रपति पद इन्होंने धारण किया, इस पद को अत्यंत शक्तिशाली कार्यपालिकाओं में से एक पद बना दिया है। ये किसका कथन है? फर्ग्यूसन तथा मैकहेनरी का। किसका है? फर्ग्यूसन तथा मैकहेनरी का। यानी उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपतियों की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा है कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण पद को धारण किया है और उन्होंने इसे यानी चमत्कारी नेतृत्व के रूप में कार्य किया है और इस पद को यानी राष्ट्रपति पद को अत्यंत शक्तिशाली कार्यपालिकाओं में से एक बना दिया है। इसके आगे हम करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति के विषय में केवल इतना ही लिखा है। यानी क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान अत्यंत संक्षिप्त है और ये कुछ ही पृष्ठों में मुद्रित है और इसे आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है, जो कि मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ। इसके साथ ही यानी कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति के बारे में केवल इतना ही लिखा है कि कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी कार्यपालिका यानी देश पर शासन करने वाला अंग यानी शक्तियाँ किस में निहित होगी? कार्यपालिका में। सरकार के तीन अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका क्या है? देश पर शासन करने वाला अंग और अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है। इसमें कार्यपालिका का एक ही प्रधान होगा, नाम मात्र का और वास्तविक जैसी कोई स्थिति नहीं होती। तो क्या है, समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संविधान निर्माताओं ने कभी भी नहीं सोचा था कि इन थोड़े से शब्दों में वर्णित राष्ट्रपति का पद आगे चलकर विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पदों में से एक होगा। यानी अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने यह बात कभी भी नहीं यानी अनुभव की थी कि अमेरिका में राष्ट्रपति का पद इतना अधिक शक्तिशाली संवैधानिक पद होगा, जो कि मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। इसके साथ ही आज ब्राइस के शब्दों में उन्होंने राष्ट्रपति शब्द के प्रभावशाली बनाते हुए या उसकी शक्तियों का वर्णन करते हुए कहा है कि आज राष्ट्रपति का पद विश्व के मौलिक पदों में से सबसे महान है। यानी राष्ट्रपति का पद इतना अधिक शक्तिशाली है। और इसके साथ ही ब्राइस के साथ ओग तथा रे ने कहा है कि
यूरोप के कुछ तानाशाहों को छोड़कर अमेरिका का राष्ट्रपति शासन का सबसे अधिक शक्तिशाली अध्यक्ष है। यानी क्या है, राष्ट्रपति सबसे शक्तिशाली संवैधानिक पद है विश्व का। मुनरो के अनुसार हमने पहले पढ़ा ब्राइस जिसने राष्ट्रपति की शक्तियों को बारे में बताया, फिर हमने पढ़ा ओग तथा रे का कथन, फिर हम करेंगे मुनरो ने अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में क्या कहा है। मुनरो ने कहा अमेरिका का राष्ट्रपति का पद अद्भुत संस्था है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली संस्था है। इस संबंध में बेयर्ड के अनुसार, बेयर्ड ने भी राष्ट्रपति पद की बारे में बताते हुए कहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति आधुनिक संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली संवैधानिक शासक है। इस प्रकार हमने ब्राइस की परिभाषा पढ़ी, ओक तथा रे की परिभाषा पढ़ी, फर्ग्यूसन तथा मैक हेनरी की परिभाषा पढ़ी और इसके साथ ही साथ हमने यानी ब्राइस और क्या है मुनरो की परिभाषा पढ़ी। इन सब में हमें एक ही तथ्य सामने आता है कि अमेरिका की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का सबसे शक्तिशाली संवैधानिक पदों में से एक है। अब हम आगे नेक्स्ट करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति पद का महत्व, यानी क्या महत्व है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। अमेरिका ने संविधान की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। ये हम पहले ही परिभाषाओं में कर चुके हैं कि संविधान में लिखा है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। अमेरिका में प्रधानमंत्री का पद नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संसार का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पद है या यूं कह लो संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति सरकार तथा राज्य दोनों का अध्यक्ष है। इस प्रकार यानी ओग राइटर ने कहा है कि राष्ट्रपति पद को अमेरिकी शासन की समस्त संस्थाओं में अधिक नाटकीय पद बताया है, यानी उसे शक्तिशाली शब्द यानी शक्तिशाली भूमिका के रूप में प्रदर्शित किया है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि आज अमेरिका का राष्ट्रपति संसार का सबसे महान शासक हो गया, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति का पद और शक्तियां इतना अधिक है कि वो संसार का सबसे महान शासक बन गया है। और इस संबंध में प्रोफेसर लास्की ने कहा है कि कोई विदेशी संस्था ऐसी नहीं है जिसके साथ मूलतः अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना की जाए। यानी सब में राष्ट्रपति यानी सभी विद्वानों ने राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन करते हुए कहा है कि अमेरिका में इतनी शक्तियां किसी भी पद या अधिकारी को नहीं है जितनी कि राष्ट्रपति को है। इस संबंध में ही आगे सिडनी ने लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की सत्ता और महत्व में धीरे धीरे वृद्धि होती गई और आज वह संघीय सत्ता का केंद्र तथा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। यानी क्या है, संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य दोनों पर क्या है, राष्ट्रपति का ही नियंत्रण है। अमेरिकी राष्ट्रपति का पद अंतर्राष्ट्रीय महत्व यानी राष्ट्रीय महत्व के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी रखता है। यानी इसके साथ यानी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। हेमेन के शब्दों में इस पद का महत्व विश्वव्यापी है यानी अंतर्राष्ट्रीय है। संकट काल में अमेरिकी जनता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नेतृत्व के लिए राष्ट्रपति की ओर निहारती है। यानी क्या है, समस्त विश्व के जो प्रधान है वो यानी किसी निर्णय के यानी अंतिम निर्णायक स्थिति के लिए क्या है, अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर निहारते हैं। यानी क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसमें क्या है, वीटो पावर में
यानी वीटो का अर्थ क्या हुआ, मैं मना करता हूँ। यानी वीटो पावर में अमेरिका महत्वपूर्ण स्थिति रखता है, यानी अमेरिका का वोट महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। संकट काल में अमेरिकी जनता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नेतृत्व के लिए राष्ट्रपति की ओर ही निहारती है। यानी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ही नहीं, यानी अपने राष्ट्र में भी जब संकट काल की स्थिति उत्पन्न हो तो समस्त जनता यानी क्या है, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में यानी राष्ट्रपति के विवेक का, निर्णय का यानी इंतजार करती है, यानी राष्ट्रपति की ओर ही निहारती है। अमेरिकी राष्ट्रपति के अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का संकेत थियोडर रूजवेल्ट, विल्सन और आइजनहावर तथा केनेडी के शासनकाल से मिलता है, जिन्होंने अपने राष्ट्रपति पद की शक्तियों का विस्तृत रूप से प्रयोग किया है और अपने विवेक का प्रयोग किया है। मैक्स बेलफ के शब्दों में यानी उन्होंने क्या कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की यह अद्वितीय शक्ति यानी कार्यपालिका की शक्तियों को या राष्ट्रपति की शक्तियों को या प्रशासनिक शक्तियों को देखते हुए यानी हम कह सकते हैं कि वह एक साथ राज्य का सर्वोच्च अधिकारी है और सरकार की शक्तियों को संभालना लोकतांत्रिक संविधानों में से एक विचित्र और असाधारण मिश्रण है। इसके साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका के से परे संसार में केवल उन्हीं देशों में मिलता है जो अमेरिका आदर्श को अपनाते हैं। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति इतना अधिक शक्तिशाली है कि उसकी तुलना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर महत्वपूर्ण निर्णायक के रूप में की जा सकती है। इसके साथ ही हम आगे करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव, यानी राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति का पद जो इतना महत्वपूर्ण है उसका चुनाव किस प्रकार किया जाता है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे यानी राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, यानी अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए किन किन योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले हम आते हैं अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं का उल्लेख है और केवल वही व्यक्ति राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है जिसके पास निम्नलिखित योग्यताएं हो। उनमें से सबसे पहली योग्यताएं या रिक्वायरमेंट ये है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, कम से कम 14 वर्ष तक अमेरिका में रह चुका हो। इसके साथ ही सब बातों में यानी एक पक्ष और है कि वह दिवालिया न हो, पागल न हो या किसी अपराध के सिलसिले में जेल न जा चुका हो, यानी उसके विरुद्ध कोई केस रिकॉर्ड ना हो। इसके बाद हम करेंगे राष्ट्रपति पद की अवधि, यानी इसका उल्लेख संविधान की कौन सी धारा में है ये हम पढ़ेंगे। कई बार कंपटीशन में भी ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इनमें से बीच में से, यानी हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 2 के भाग 1 में 4 वर्ष निर्धारित किया गया है। यानी क्या है, अमेरिकी राष्ट्रपति का यानी समय या अवधि कालक्रम कितना है, 4 वर्ष है। यह पद स्थायी है और इन 4 वर्षों से पूर्व राष्ट्रपति को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। केवल ये 3 अपवाद हो सकते हैं, वह स्वयं त्याग पत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए या उसके ऊपर महाभियोग सिद्ध हो जाए। यानी क्या है, महाभियोग क्या है, पद से हटाने की प्रक्रिया, जो एक पद से हटाने की प्रक्रिया है जो संविधान में निर्धारित नियमों के अनुसार ही की जाती है, जो कि एक jटिल प्रक्रिया है जो कि जल्दी से लागू नहीं होती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यानी राष्ट्रपति का पद स्थायी है और वह 4 वर्ष तक अपने काल तक यानी जीवन पर्यंत यानी बना रह सकता है। एक व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार नहीं बन सकता। पहली परंपरा द्वारा इस बंधन का
पालन होता था, परंतु राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि एक महान राष्ट्रपति और प्रसिद्ध राष्ट्रपति के रूप में विख्यात हुए, सन 1940 में तीसरी बार, 1944 में चौथी बार चुनाव लड़कर इस परंपरा को तोड़ा। यानी 2 बार की परंपरा को किसने तोड़ा? राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, उन्होंने चौथी बार चुनाव लड़ा। फिर 1951 में संविधान में 22वें संशोधन द्वारा निश्चित किया कि कोई व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति पद का निर्वाचन नहीं लड़ सकता। यानी बाद में यह डिसाइड कर दिया कि वो राष्ट्रपति पद के लिए तीसरी बार नहीं लड़ सकता। आगे हम करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में ही राष्ट्रपति का वेतन तथा सुविधाएं। यानी राष्ट्रपति का पद होने के नाते राष्ट्रपति का क्या वेतन होगा, क्या विशेषाधिकार होगा, क्या उसे सुविधाएं प्राप्त होगी। अमेरिकी कांग्रेस, कांग्रेस यानी अमेरिका का विधानमंडल, विधानमंडल। कांग्रेस को अमेरिका में विधानमंडल कहते हैं, यानी विधानमंडल को अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं, का वेतन या दूसरे भत्ते निर्धारित करने का अधिकार है। वे उसके कार्यकाल में घटाए नहीं जा सकते। यानी 4 वर्ष का जो कार्यकाल है उसमें उनको कम या अधिक नहीं किया, अधिक किया जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जा सकता। इस संबंध में जो भी परिवर्तन करने होते हैं नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने से पूर्व ही कर लिए जाते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति को कई अन्य सुविधाएं भी प्राप्त है। वह सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा कर सकता है और इसके साथ ही उसे निजी उपयोग के लिए कार, वायुयान, जहाज भी मिलता है। उसकी यात्रा सरकारी भोजों तथा सरकारी निवास स्थान व्हाइट हाउस, ये ध्यान रखना के खर्चे के लिए बजट में अलग से व्यवस्था की जाती है। यानी मंथली सैलरी के अलावा उन्हें और भी विशेषाधिकार और सुविधाएं प्रदान की जाती है। फिर आगे का पॉइंट हम पढ़ेंगे उन्मुक्तियां। राष्ट्रपति को अपने पद पर रहते हुए कुछ उन्मुक्तियां यानी विशेषाधिकार प्राप्त है। इसमें किसी अपराध के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी उसे किसी अपराध के कारण यानी महाभियोग के अतिरिक्त किसी भी अपराध के लिए देश के किसी भी न्यायालय पर उस पर कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता। यह राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है। यानी क्या है, किसी भी न्यायालय में उसके विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सिर्फ महाभियोग की प्रक्रिया है जो एक जटिल प्रक्रिया है जो लागू नहीं होती। फिर आगे नेक्स्ट करेंगे हम राष्ट्रपति का उत्तराधिकार। राष्ट्रपति को कार्यकाल की अवधि समाप्त होने से पूर्व यदि वह त्यागपत्र दे दे या हत्या कर दी जाए या सेम वही आएंगे पीछे जो हमने पढ़े, राष्ट्रपति पद की अवधि में हटा दिया जाए तो उसका उत्तराधिकार 25वें संशोधन द्वारा तय होगा। इस संशोधन में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति के पद से हटाए जाने, उसकी मृत्यु या त्याग पत्र देने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा। इसके साथ ही हम आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति को पद से हटाने की पद्धति। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति को महाभियोग जो क्या है, पद से हटाने की विधि है जो दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात ही लागू होती है, जो कि जटिल प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, जल्दी से लागू नहीं होती। 4 वर्ष के कार्यकाल से पूर्व किसी भी दिन पदच्युत किया जा सकता है, यानी महाभियोग द्वारा। अमेरिकी संविधान में महाभियोग की व्यवस्था की गई है। इसका अर्थ यह है कि देशद्रोह, भूखमरी या अन्य गंभीर अपराध के कारण राज्य के किसी ऊंचे राजनीतिक पदाधिकारी या कांग्रेस द्वारा चलाया गया मुकदमा और अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रतिनिधि सभा के बहुमत के प्रस्ताव से चलाया जाता है और उसकी सुनवाई सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों में की जाती है और न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश निर्णय करता है। 2/3 बहुमत से सीनेट राष्ट्रपति को अपराधी घोषित कर देता है।
अब तक केवल एक ही राष्ट्रपति जॉनसन के विरुद्ध महाभियोग चलाया गया था, जो कि दोनों सदनों में सिद्ध नहीं हो सका। इसके साथ ही हम आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का यानी अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना और सबसे लोकप्रिय चुनाव है। व्हाइट हाउस, जिसमें राष्ट्रपति रहता है, रहने वाले राष्ट्रपति से लेकर गलियों के व्यक्ति तक इसमें बड़ी गहरी दिलचस्पी रखता है। इसके लिए क्या किया जाता है? राष्ट्रव्यापी प्रचार किया जाता है और करोड़ों डॉलर व्यय किए जाते हैं। और संविधान निर्माता चाहते थे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी निर्वाचन की दो प्रणालियां होती है। प्रत्यक्ष में जनता सीधा अपना प्रतिनिधि चुनती है और अप्रत्यक्ष में, यानी अप्रत्यक्ष को हम प्रतिनिधित्वक भी कह देते हैं। इसमें क्या होता है? जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य किया जाता है। या अप्रत्यक्ष का हम ये भी अनुमान लगा लेते हैं कि जनता द्वारा एक निर्वाचक मंडल का निर्माण किया जाता है और निर्वाचक मंडल अपने प्रतिनिधि का चुनाव करता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति का अमेरिका में चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा हो। इस पर महत्वपूर्ण पद का निर्वाचन शांत वातावरण में हुल्लड़ और राजनीतिक धांधलेबाजी या भ्रष्टाचार से दूर रहकर हो। इसलिए निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो आप क्या ध्यान में रखोगे कि जनता द्वारा निर्वाचित निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था की गई। और संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचकों के उस अल्पसंख्यक समूह के द्वारा जिसके चयन की विधि राज्यों की व्यवस्थापिकाएं तय करेगी। यानी उसका क्षेत्र और उस क्षेत्र में कौन कौन से एरिया विशेष आएंगे, ये सब कौन निर्धारित करेगी? राज्य की व्यवस्थापिकाएं। इसके अतिरिक्त यह भी तय किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए राष्ट्रपति के निर्वाचकों की संख्या उस राज्य के लिए निश्चित सीनेट, जो कि संसद का सदन है, सदस्यों और प्रतिनिधि सभा, जो कि संसद का दूसरा सदन है, या व्यवस्थापिका के दो सदन, सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या के बराबर होगा। इस प्रकार विविध राज्यों के प्रतिनिधियों से मिलकर निर्वाचक मंडल का निर्माण होगा, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगा। इस प्रकार निर्वाचक मंडल का कार्य राष्ट्रपति को चुनने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रखा गया। इसके साथ ही राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए शांत वातावरण की संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी, पर अब वह नहीं रहा। इस संबंध में प्रोफेसर लास्की ने कहा है कि संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के निर्वाचन की जो विधि अपनाई उस पर उन्हें विशेष रूप से गर्व था, यानी निर्वाचक मंडल द्वारा, परंतु उनकी आशाओं में से इससे अधिक और कोई आशा भंग नहीं हुई जितनी कि अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव या निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव की व्यवस्था की। और वास्तव में उसका वर्तमान स्वरूप उसके किस प्रकार भिन्न हो गया, उसके संबंध में राइटर ओग तथा रे ने कहा है कि लिखित मौलिक विधि को बिना स्पर्श किए कार्य रूप में संविधान में किस प्रकार परिवर्तन हो जाता है, इसका उत्तम उदाहरण नहीं मिल पाता। यानी क्या है? संविधान में यानी निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, लेकिन उससे हटकर यानी किस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है उस बारे में नहीं कहा जा सकता, ऐसा राइटर ओग तथा रे का कहना है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन को समझने के लिए हमें निम्न शीर्षकों का अध्ययन करना होगा। सबसे पहला है प्रतिनिधियों का मनोनयन। प्रतिनिधियों का मनोनयन। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रथम चरण देश के विविध राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों का मनोनयन है, यानी उनके नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती है। यह मनोनयन विविध राजनीतिक दलों के अखिल देशीय सम्मेलनों में किया जाता है कि किन राजनीतिक दलों को यानी चुनाव चिन्ह प्रदान करने हैं, किनको किस पार्टी में से किस कैंडिडेट या कितने यानी कैंडिडेट खड़े
होने हैं। इनका चुनाव कहीं राज्यों के सम्मेलनों में होता है, वहीं राज्य की प्रारंभिक इकाइयों में होता है अलग अलग, तथा कहीं राज्य की केंद्रीय समितियों में होता है। इस प्रकार से निर्वाचन प्रत्येक दल का राष्ट्रीय सम्मेलन राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों पक्ष के लिए एक एक प्रत्याशी मनोनीत करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के मनोनयन में क्या क्या सम्मिलित है, अखिल देशीय सम्मेलनों के लिए, और दूसरा क्या है राष्ट्रीय सम्मेलन, और इसके साथ ही केंद्रीय समितियां भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के चयन में यह प्रथा है कि उसके लिए प्राय यह व्यक्ति लिया जाता है जो राष्ट्रपति के प्रत्याशी के निवास राज्य से भिन्न राज्य का निवासी हो। इसके साथ ही आगे हम करेंगे कि प्रत्याशी के चयन में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ऐसे कौन से राज्य हैं जो मत संख्या की दृष्टि से बड़े हैं और जिसमें दूसरे राजनीतिक दल का भी पर्याप्त प्रभाव है, यानी जनसंख्या को ध्यान में रखकर यानी निर्वाचक मंडल का निर्माण किया जाता है। ये देखो डायग्राम दिया गया है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का। इसमें आप राष्ट्रपति का निर्वाचन स्टार्ट करने से पहले ये आप डायग्राम बना दोगे। पहले क्या है, यानी ये मतदाता हैं, ठीक है। मतदाता के बाद यानी जो आम जनता है वो क्या है, निर्वाचक मंडल का निर्माण करेगी। निर्वाचक मंडल के आगे आएंगे यानी वो क्या है, राजनीतिक दल। आगे राजनीतिक दल आएंगे जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, और डेमोक्रेटिक मेन दो ही पार्टी है, उसमें भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ ही साथ निर्वाचक मंडल द्वारा व्यवस्था की जाएगी। उसके पश्चात निर्दलीय में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचक मंडल की स्थापना की जाएगी, और इन दलों के द्वारा फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों का नामांकन और उनकी चुनाव की व्यवस्था की जाती है, जो जनसंख्या के आधार पर की जाती है।